वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ICAR नेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ICAR ASRB का जो नेट होता है, नेट एग्रोनॉमी प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। फुल सॉल्व क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व भी मिलेंगे जिस पे टिक लगा हुआ है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिस पे टिक नहीं लगा है, तो उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको। चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, द सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाई। तो सोलर रेडिएशन जो हमारा होता है वो किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? तो ये पायरहेलियोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया साल्ट इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड एज। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमोनिया साल्ट का नाइट्रेट में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। आगे नेक्स्ट पे बात करेंगे क्वेश्चन की हम। प्लांट दैट ग्रोज ऑन एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल आर प्लेस्ड अंडर। वे पौधे जो ड्राई सॉइल, एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल के रूप में ग्रो किए जाते हैं, उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे जीरोफाइट्स के रूप में जाना जाता है, अर्थात जीरोफाइट के ऑर्डर में उसको रखा जाता है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट्स इज कॉल्ड एज। जो स्टडी हमारा किया जाता है सॉइल का हायर प्लांट्स के रिलेशन में, जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं इडेफोलॉजी। आगे बात करेंगे पाँचवें प्रश्न की। द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, एवरेज कंसंट्रेशन, वो हमारा 300 ppm होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न देख लिया तो आपको ऑब्वियसली सी बात है बहुत टफ क्वेश्चन नेट या JRF के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा यहाँ से। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठा प्रश्न हमारे सामने रहा, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इज कंप्लीमेंटेड बाई। जो कैपिलरी मूवमेंट होता है वाटर का, वो किसके द्वारा कंप्लीमेंटेड किया जाता है? तो वो हमारा होता है रूट एक्सटेंशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, PF इज अ मेजर ऑफ। जो PF होता है वो किसका मेजर होता है? तो हमारा सॉइल मॉइस्चर का मेजर होता है PF। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनोपोडियम एल्बम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। सभी लोग जानते होंगे अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो जो चीनोपोडियम एल्बम होता है वो हमारा बथुआ होता है। बिल्कुल राइट है। आगे बात करेंगे, विच फूड इज डेसिग्नेटेड एज बोनलेस मीट। तो ये हमारा सोयाबीन है। और ये एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बहकाया नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के नेट और JRF से सेलेक्टेड लिए गए हैं। आगे बात करेंगे, होमोजेनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो होमोजेनिटी में एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है? तो CRD, LSD, RBD, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन, ये सब हमारा डिज़ाइन का प्रकार होता है। आगे बात करेंगे 11वें प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ प्लांट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन शुगर केन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग जो होता है, इसी के द्वारा हमारा मेथड जो एनालिसिस करता है किसका? प्लांट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन शुगर का। आगे बात करेंगे, फास्फोरस अवेलेबिलिटी टू प्लांट इज द मैक्सिमम इन द pH रेंज ऑफ। जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है वो कितने pH पर मैक्सिमम होती है, अर्थात सर्वाधिक होती है? तो हमारा होता है 6 से 6.5 pH पर जो फास्फोरस की प्राप्यता होती है, जिसे हम लोग अवेलेबिलिटी बोलते हैं, अर्थात आराम से मिल जाए, वो pH हमारा 6 से 6.5 होता है। आगे बात करेंगे, हर्बिसाइड रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ग्रुप इज। कौन से हर्बिसाइड है जो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ग्रुप में के रूप अंतर्गत रखा गया है, अर्थात रिलेटेड है सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ग्रुप से? तो हमारा आइसोप्रोट्यूरान हो जाएगा। ये जो हर्बिसाइड है वो हमारा सब्स्टिट्यूटेड है किस ग्रुप से? यूरिया ग्रुप से संबंधित है।
आगे बात करेंगे हर्बिसाइड विच कैन बी अप्लाइड बिफोर प्लांटिंग और सोविंग। कौन सा है? तो हमारा फ्लोक्लोरेलीन। ये जो हमारा होता है वो प्लांटिंग के पहले इसका उपयोग हम कर लेते हैं। आगे बात करेंगे विच इज़ द कॉन्टैक्ट नॉन सेलेक्टिव एंड ज़ीरो परसिस्टेंट हर्बिसाइड इन द सॉइल। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा जो पैराक्विट है वो कैसा है? तो नॉन सेलेक्टिव है और ज़ीरो परसिस्टेंट हर्बिसाइड है। हमारा पैराक्विट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेसी वीड बार्ली फील्ड कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल्ड बाई। जो बार्ली के खेत में ग्रेसी वीड पाया जाता है, ग्रेसी नामक घास पाई जाती है, वो किससे प्रभावी रूप से कंट्रोल किया जा सकता है? तो जो हमारा आइसोप्रोट्यूरान है और पेंडीमेथिलीन है। बार्ली के खेत में जो ग्रेसी वीड पाई जाती है, आइसोप्रोट्यूरान और पेंडीमेथिलीन दोनों का यूज़ करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिव रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लोरेंथस इज अ पैरासाइटिक वीड ऑफ। जो लोरेंथस है वो हमारा किसका पैरासाइटिक वीड है? परजीवी वीड है। तो हमारा मैंगो का। लोरेंथस जो जिसे बंझा भी बोलते हैं, बंधा या पंझा भी बोला जाता है उसे, तो मैंगो का पैरासाइटिक वीड होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता, आप लोग खुद समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रॉप बाउंड वीट। तो बिल्कुल कस्कुटा जो हमारा है वो एग्जाम्पल है किसका? तो क्रॉप बाउंड वीट, अर्थात जो कस्कुटा लग जाता है जिस फसल में ना, उसको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। क्या करता है कि जितने फसल पर ये अटैक करता है उसकी बढ़वार को रोक देता है, बिल्कुल दबा देता है, उसको बाउंड कर देता है, उसके ग्रोथ को। जो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए क्रॉप का हमारा हाई यील्डिंग प्राप्त करने के लिए। हाई यील्डिंग तो बड़ी दूर की बात है, अगर ये ढंग से हो जाए इसका अटैक ना कस्कुटा का, तो क्रॉप तो पूरा चौपटानंद हो जाती है। चलिए बात करेंगे 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न हमारे सामने है। 19वां प्रश्न है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैलरिस माइनर। तो जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हमारा है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फैलरिस माइनर का, वो क्या है? तो सबसे बड़ा जो होता है वो बेसल नोड इज पिंक। जो फैलरिस माइनर का बेसल नोड होता है, अर्थात जो भूमि से ऊपर का स्टेम वाला जो नहीं, जो भूमि और से बिल्कुल ऊपर वाला तना जो होता है वो पिंक कलर का होता है। और कितने दिन तक? अप टू 50 दिन तक वो वैसे ही पीला और गुलाबी बना रहता है। यही मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा गेहूँ है, कौन सा फैलरिस माइनर है। तो उसका जो बेसल नोड होता है वो पिंक होता है। कितने दिन तक? तो अप टू 50 डेज तक इसी से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 150 प्रश्न है, उसी हिसाब से मैं थोड़ी सी गति अपनी बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज करिएगा, वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा। लेकिन आप वास्तव में यदि तैयारी करना चाहते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपको शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। ये नहीं कि आज यहाँ कूद लिया वहाँ कूद लिया, एक जगह रहो। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है कम से कम उसको पूरा देखा करिए, तब आपको लाभ मिलेगा उसका। फॉर अ गिवन डाटा सेट इफ़ द, और जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोग देख सकते हो उसको। 20वां प्रश्न है फॉर अ गिवन डाटा सेट इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.56 एंड मीन इज, जो माध्य होता है वो 9 है, देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा वो हमारा क्या होगा? यदि एस टी हमारा दिया हुआ है 3.5 है और मीन हमारा दिया हुआ है 9 है, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो हो जाएगा 39.55। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे 21वें नंबर के प्रश्न की। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन इन स्मॉल सैंपल इज कैलकुलेटेड बाई। तो वो हमारा टी टेस्ट के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इससे तो एक क्वेश्चन आपको टेस्ट से तो मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉयल इज ऑर्डिनरली ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बाई। तो 1.72। जो इसका मतलब आप लोग समझिए, द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉयल इज ऑर्डिनरी ऑब्टेन। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है मृदा का, ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, तो उससे हमारा 1.72
परसेंट कार्बन मिल जाता है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, इन अ फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट इफ 40 kg नाइट्रोजन हैज प्रति हेक्टेयर हैज़ टू बी अप्लाइड टू द प्लॉट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एरिया, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज़ नीडेड। तो उसके लिए बिल्कुल क्या करना है, ये कह रहा है 40 kg प्रति हेक्टेयर के लिए है और हमारा 10 मीटर स्क्वायर करेंगे तो कितने यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86.5। चूँकि ये एमसीक्यू है तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपको इसमें दिक्कत आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सॉल्व करके ये कैसे आया 86.5 ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा अगर आप लोग को कोई भी समस्या आती है तो। आगे बात करेंगे, व्हेन टू वेरिएबल चेंज टुगेदर, व्हेन टू वेरिएबल चेंज टुगेदर इन सच वे दैट इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज accompanied by an increase in the other, the variable is said to be। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जो भी हमारा इनमें वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज टुगेदर तो होते हैं, बट सच विद द इंक्रीज इन वन वेरिएबल द कंपेरेंस बाय इंक्रीजिंग इन अदर। एक जो हमारा एक वेरिएबल में हम अगर बदलाव कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब है तो दूसरे वेरिएबल में स्वतः ही बदलाव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है एक दूसरे से। एक वेरिएबल में मैं फिक्स कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, तो दूसरा वेरिएबल हमारा स्वतः ही डाउन हो जा रहा है, तो उसमें पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं वो एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन अ एग्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट इफ द नेट प्लॉट साइज इज 5 मीटर इंटू 4 मीटर एंड द क्रॉप यील्ड वाज रिकॉर्डेड इन केजी, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर फॉर टन प्रति हेक्टेयर। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर हमारा कितना होता है, तो बिल्कुल 0.5 होता है। आगे बात करेंगे, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके, वो जेआरएफ का हो, नेट का हो, एसआरबी के सारे क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि टाइम पास करवाया जा रहा है। शुगर रिकवरी फ्रॉम शुगर केन, तो जो शुगर केन होता है उससे कितने % शुगर की रिकवरी होती है, तो हमारी 10% होती है। नॉर्मल क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट इन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन LSD जिसे बोलते हैं विथ 6 ट्रीटमेंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इज, कह रहा है यहाँ पे हमारा, तो वो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, जैसे समझा देते हैं इसको, तो डिज़ाइन टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट इन लैटिन, इसको LSD की डिज़ाइन है जिसमें 6 ट्रीटमेंट है। द स्क्वायर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, 6 ट्रीटमेंट है तो जाहिर सी बात है जो नंबर उसका है हमारा रेप्लिकेशन का वो भी 6 ही आएगा। आगे बात करेंगे, एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया इज, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एरिया है वो भारत में कितना है, तो 5 मिलियन हेक्टेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ क्रॉप ऑन अ गिवन डे आर 13 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस है एंड 30 डिग्री सेल्सियस। जो मिनिमम है वो 13 है, जो मैक्सिमम है वो 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ग्रोविंग डिग्री डेज, GDD जिसे हम बोलते हैं, फॉर द डे इफ़ द बेस टेम्परेचर फॉर द क्रॉप इज 5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है लोवेस्ट हमारा 13 है, हाईएस्ट 30 है, उसका GDD ज्ञात कीजिए यदि टेम्परेचर फॉर द क्रॉप इज, बेस टेम्परेचर जो क्रॉप का है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया होता है क्या, हम इसका पहले उत्तर बता देते हैं, सॉल्व आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। 16.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्राउंड नट क्रॉप इज इरीगेटेड एट IWCPE रेशियो ऑफ 0.5 with 6 centimeter depth of irrigation, what would be the CPE at the time of irrigation। क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको टफ भी मिलते हैं नेट JRF में, और कुछ क्वेश्चन जो आपके रहते हैं चूँकि ये रिसर्च संबंधित हो जाता है इसलिए आपको मिल जाते हैं। इसको हमको नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो मेन फैक्टर होती है लड़ाई की वो हमारे इन्हीं क्वेश्चनों पे होती है। तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, द परसेंट ऑफ लिंट इन सीड कॉटन, जो सीड कॉटन में लिंट का परसेंट होता है वो 33% होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ फार्मर इज प्रैक्टिसाइजिंग सोयाबीन प्लस मेज इंटरक्रॉपिंग वेयर इन वन रो ऑफ सोयाबीन इज ग्रोइंग इन बिटवीन द मेज रो। ठीक है, मेज रो के बीच में एक रो सोयाबीन कर रहा है। इफ़ नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ मेज क्रॉप इज मेंटेन्ड द क्रॉपिंग इंडेक्स विल बी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा होगा वो 100% रहेगा। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन सॉइल। कौन सा एलिमेंट है जो चलायमान, मोबाइल मतलब चलायमान होता है, अर्थात वो स्थिर नहीं रह पाता, तो हमारा नाइट्रोजन होता है। आगे बात करेंगे, ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल। ड्राई फार्मिंग किस एरिया में की जाती है? तो उस एरिया में सदैव की जाती है ड्राई फार्मिंग हमारी जहाँ का एनुअल रेनफॉल जो होता है वो लेस देन 750 अर्थात लेस देन 750 mm होता है। आगे बात करेंगे हम लोग, कॉमर्शियली प्योर यूरिया डज नॉट कंटेन बाईयूरेट परसेंट मोर देन। तो जो बाईयूरेट कंटेंट होता है यूरिया का वो हमारा 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे द परसेंट वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। कितने परसेंट वाटर का जो लॉस होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाता है? तो हमारा 90% वाटर का लॉस हो जाता है। आगे बात करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप रेंजेस बिटवीन। जो वार्म सीजन क्रॉप्स हैं वो कितना उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है? तो वो हमारा होता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो इज क्या होता है? तो जो 273 डिग्री केल्विन होता है ये हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो जाना जाता है। आगे बात करेंगे, द CN रेशियो इन द ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फरो स्लाइस। फॉर द फरो स्लाइस क्या है स्लाइस में? अपर 15 सेंटीमीटर टॉप लेयर ऑफ एरेबल सॉइल कॉमनली रेंजेस फ्रॉम। तो CN रेशियो हमारा जो पूछ रहा है ऑर्गेनिक मैटर का वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा 8 संबंधे 1 से 15 संबंधे 1 हमारा पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ चार्ज बैलेंस इन प्लांट। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट जो इन्वॉल्व नहीं होता है मेंटेनेंस ऑफ चार्ज बैलेंस इन प्लांट में चार्ज बैलेंस करने के लिए, अर्थात पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एनायन है कि कैटायन है, तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा भाग नहीं लेता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो होता है वो किसी भी कैटायन एनायन एक्सचेंज में भाग नहीं लेता पौधे में। आगे हम बात करेंगे, द फॉर्म इन विच पोटेशियम इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट। तो पोटेशियम जो हमारा होता है वो K+ के रूप में पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। आगे बात करेंगे, द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज ड्रेस्टिकली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? तो ये हमारा सॉयल pH के द्वारा होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है वो pH के द्वारा ही आगे पीछे होता है। थोड़ा सा pH बढ़ जाएगा तो वो अप्राप्य हो जाएगा, अर्थात पॉसिबल नहीं रहेगा, अवेलेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। और वही थोड़ा सा डाउन हो गया तो अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो pH ही हमारा सारा खेल करता है सॉयल में स्पेशली। आगे बात करेंगे, द इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम राइजोबियम इज। तो कौन सा जो इसेंशियल एलिमेंट है जो रिक्वायर होता है? तो वो हमारा मॉलिब्डेनम होता है बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम राइजोबियम इज। तो हमारा मॉलिब्डेनम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल एलिमेंट के रूप में रहता है। आगे बात करेंगे, द प्लांट न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्च। ये मिस हो गया है, ए रहेगा यहाँ, स्टार्च एंड शुगर इज। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन के लिए जो हेल्प करता है स्टार्च और शुगर को तो वो हमारा पोटेशियम होता है। जो प्लांट न्यूट्रिएंट में जो ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्च और शुगर का होता है गन्ने में, तो उसके लिए पोटेशियम सबसे की रोल अदा करता है। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट। तो कौन सा हमारा इसमें कह रहा है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है? तो बिल्कुल हमारा एल्युमिनियम जो है वो हमारा इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंतर्गत नहीं आता। वहीं अगर बात किया जाए मॉलिब्डेनम का, मैग्नीज का, जिंक का, तो ये सारे हमारे इसेंशियल के आते हैं। आगे बात करेंगे, माइकोराइजा इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ प्लांट। जो माइकोराइजा होता है
वो पौधे के किस भाग से एसोसिएट रहता है, तो हमारा रूट से एसोसिएटेड रहता है माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 47 की, द एलिमेंट हैविंग अ रोल इन आयनिक एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, एंजाइम एक्टिवेशन एंड कैटालाइटिक फंक्शन इज। तो पोटेशियम जो होता है वो लीड रोल अदा करता है किसमें, आयनिक एंड ऑस्मोटिक बैलेंस करने में, एंजाइम एक्टिविटी में और कैटालाइटिक फंक्शन में। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्वेश्चन को क्या समझ पा रहे हो। पढ़ने का मैं अभी 150 क्वेश्चन ख़त्म कर दूं, 10 मिनट का आपको वीडियो दे दूं, आपको समझ में ना आए क्वेश्चन, रटते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एक एक क्वेश्चन को समझते चलो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। द एलिमेंट हैविंग अ रोल, कह रहा है एलिमेंट जो हमारा है वो रोल अदा करता है किसमें, इन आयनिक एंड ऑस्मोटिक बैलेंस करने में, एंजाइम एक्टिवेशन में और कैटालाइटिक फंक्शन में। तो हमारा पोटेशियम जो होता है वो इन सब में अपना रोल अदा करता है। आगे बात करेंगे द फॉर्म इन विच सल्फर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। जो सल्फर होता है वो किस रूप में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो हमारा SO4 2- के रूप में सल्फर जो होता है वो ग्रहण करते हैं कौन, पौधे। आगे बात करेंगे न्यूट्रिएंट टेकन बाय प्लांट इन रिड्यूस्ड फार्म आर। तो कौन सा फार्म ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन टेकन बाय प्लांट्स इन रिज्यूड, जो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो घट जाता है, तो वो कौन सा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हमारा है वो आयरन और मैग्नीज हमारा जो है वो सही उत्तर है। आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज प्रपोज्ड इन 1939। दो क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है। इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट या न्यूट्रिएंट भी इसे कहते हैं, तो वो कब प्रपोज किया गया था, तो वो प्रपोज किया गया था 1939 में। किसके द्वारा, तो आर्नोन और स्टाउट के द्वारा। इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट और न्यूट्रिएंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट था वो प्रपोज किया गया था। आगे बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर इन एसिड सॉइल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर होता है एसिड सॉइल में, स्पेशली दोज हैविंग pH बिलो 5.5, स्पेशली वहाँ जो जिनका pH 5.5 से कम होता है, तो वहाँ पे एल्युमिनियम जो हमारा होता है वो सबसे बढ़िया लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। आगे बात करेंगे अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन विच न्यूट्रिएंट इज आर फाउंड डिफिशियंट फॉर द क्रॉप। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन में वो प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वो हमारा बिल्कुल जिंक और कापर, ये दोनों हमारे जो होते हैं वो डिफिशियंट हो जाते हैं पौधे के लिए। पौधे उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है तो, जिंक और कापर को। आगे बात करेंगे 53 नंबर का क्वेश्चन है, पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ स्टार्च एंड शुगर एंड सो इट्स रिक्वायरमेंट इज हाई फॉर। जो पोटेशियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च और शुगर के ट्रांसफ़र के लिए, एंड सो इट्स रिक्वायर्ड इज़ हाई फॉर। तो ये जो हमारा होता है रिक्वायर्ड जो होता है वो हमारा पोटैटो में होता है पोटेशियम। आगे बात करेंगे डिफिशियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कॉज टिपिकल इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, कुछ डिफिशियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कॉज, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से टिपिकली इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। जैसे आप किसी भी फल या सब्जी को उठा लो तो उसमें आप लोग उसकी पत्ती को देखोगे, जैसे नेनुआ को ले लो या फिर भिंडी को ले लो, तो उसकी पत्तियों के बीच में एक मोटी मोटी जो होती हैं वो सिराएँ निकली रहती हैं। देखोगे आप, तो पत्ती तो ग्रीन होता है, ग्रीन लीफ होती है उसकी, और उसके बीच बीच में सिराएँ निकली रहती हैं, तो उसका वेन जो होता है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है हरिमाहीनता, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आपके ब्लड में आ जाएगा। क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस के रूप में आता है। जो वेंस होती हैं उनमें से क्लोरोफिल जो हरे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो समाप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके वो आंसर हमारा हो जाएगा आयरन। आयरन जो होता है वो हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर इसका डिफिशियंट हो जाता है तो इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द फर्टिलाइजर हैविंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल प्लांट न्यूट्रिएंट
जो डीएपी होता है वो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रखता है न्यूट्रिएंट्स का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग इन द सॉयल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आगे बात करेंगे, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। मैग्नीशियम जो है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका संगठक है? तो वो हमारा क्लोरोफिल सेकेंड का। जो क्लोरोफिल होता है पौधे में हरे इसी के कारण होते हैं, तो मैग्नीशियम जो होता है वो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, संगठक होता है, घटक होता है। आगे बात करेंगे 58 नंबर के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इमोबाइल इन द सॉयल बट मोबाइल इन प्लांट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मृदा में तो इमोबाइल रहता है, अर्थात अचलायमान, अपने से वो कहीं नहीं आ जा सकता, बट जैसे ही वो पौधे में पहुंचता है उसकी गति मिल जाती है उसको, अर्थात वो चलायमान हो जाता है। तो हमारा फास्फोरस जो है ये मेन न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है, जो सॉइल में तो स्थिर रहता है, इमोबाइल रहता है, बट जैसे ही प्लांट में ये आएगा इसमें मोबिलिटी के गुण आ जाते हैं। आगे बात करेंगे, द मोस्ट डिफिशियंट माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द इंडियन सॉइल इज। जो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो भारतीय मृदा में काफ़ी मात्रा में डिफिशियंट है, लैक है जिसकी, वो है हमारा जिंक जो है। इसका भारी मात्रा में भारतीय मृदाओं में इसकी कमी पाई गई है। आगे बात करेंगे, सिम्टम ऑफ सल्फर डिफिशियंट इनिशियली अपीयर फर्स्ट ऑन। जो सिम्टम होता है सल्फर डिफिशियंट का वो हमारा सबसे पहले अपर लिप पे निकलता है। वहीं अगर बात किया जाए नाइट्रोजन डिफिशियंसी की, तो उस पर हमारा जो होता है वो वाइट हेड जैसे पत्तियों पे बन जाते हैं और बिल्कुल नौकाकार पत्तियां चलने लगती हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल टिप से जलना शुरू करता है। बट ये जो सिम्टम होता है सल्फर डिफिशियंसी का वो अपर लिप से हमारा शो करता है। आगे बात करेंगे, अ वैल्यू टेक्निक गिवन बाय फ्रायड एंड डीन इज रिलेटेड विथ। तो कौन सी ए वैल्यू टेक्निक है जो दिया गया था फ्रायड एंड डीन के द्वारा, इज रिलेटेड विथ, वो किससे रिलेटेड है? तो हमारा बिल्कुल वो फास्फोरस से रिलेटेड है। ए वैल्यू टेक्निक यहाँ से निकल के आता है, किसने दिया? तो फ्रायड और डीन महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मोस्ट सेंसिटिव फ्रॉम न्यूट्रिएंट रिमूवल एस्पेक्ट। कौन सा ऐसा क्रॉप है जो सबसे अधिक सेंसिटिव होता है न्यूट्रिएंट रिमूवल एस्पेक्ट के लिए? तो हमारा लिनसीड जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, विच वन इज स्लो रिलीज एन फर्टिलाइजर। तो कौन सा ऐसा है जो एन फर्टिलाइजर को स्लो रिलीज करता है? तो हमारा बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर जो आता है IBDU, ये हमारा सबसे कम मात्रा में एन फर्टिलाइजर को रिलीज करता है। आगे बात करेंगे हम, द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो आवश्यक होता है फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो हमारा फास्फोरस जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। आगे बात करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ बायो सुपर इज। बायो सुपर का कंपोनेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरी बार ये मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तीसरी बार के पेपर में मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो आप लोग इसको ज़्यादा गौर करिएगा। रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर प्लस एस ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। जो बायो सुपर होता है इन तीनों के संगठक के द्वारा बनता है, अर्थात जो बायो सुपर का संगठक होता है वो रॉक फॉस्फेट होता है प्लस सल्फर होता है और एस ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होती है इन सब का संगठक होता है। आगे बात करेंगे, न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर ऑल सिंथेसिस इन प्लांट। जो न्यूट्रिएंट होता है वो इसेंशियल होता है सिंथेसिस इन प्लांट में, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हमारा सल्फर है, राइट आंसर है। आगे बात करेंगे, विच एलिमेंट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बोथ इन एनायन एंड केटायन। एनायन और केटायन दोनों के रूप में कौन सा एलिमेंट हमारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, अर्थात एब्जॉर्ब हो जाता है? तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर जो है वो नाइट्रोजन है। ये एनायन और केटायन, धनायन ऋणायन, आप जो भी समझ सकते हो, दोनों रूपों में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे बात करेंगे, द मेजर फॉर्म इन विच फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जो फास्फोरस होता है वो किस रूप में
पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो हमारा होता है H2PO4 के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मेजर फॉर्म है ये फास्फोरस का, जो पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग 69 प्रश्न की। एक्सेस यूज ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाई, तो किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा है वो रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कैन बी टॉप ड्रेस्ड इन द कॉटन क्रॉप अप टू, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो होता है उसे टॉप ड्रेसिंग किया जा सकता है कॉटन पे अप टू कब किया जा सकता है? तो फर्स्ट फ्लावरिंग स्टेज पे किया जा सकता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को टॉप ड्रेसिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोबैको इज, जो निकोटियाना सल्फेट होता है ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो हमारा निकोटियाना टोबैकम से बनाया जाता है, अर्थात तंबाकू की पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, उसके एक्सट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 72 नंबर का प्रश्न हमारा है। द मोस्ट सूटेड एंड फर्टिलाइजर फॉर द टी क्रॉप, कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो सुटेबल है चाय की फसल के लिए, टी क्रॉप के लिए? तो अमोनियम सल्फेट जो हमारा है ये चाय की बगानों के लिए सबसे बेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट आइडियल पी फर्टिलाइजर फास्फोरस फर्टिलाइजर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल इज, तो कौन सा होता है? तो हमारा रॉक फास्फेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फर्टिलाइजर हैज़ नाइट्रोजन इन अमाइड फॉर्म, कौन सा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन तो है बट अमाइड फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, जिसमें उसमें यूरिया हमारा जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो अमाइड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 75 नंबर का प्रश्न है हमारा। द सॉइल टेक्सचर डिनोट, अगर आप लोग बोर हो रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट का रेस्ट लीजिएगा, बट देखिएगा पूरा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। द सॉइल टेक्सचर डिनोट, सॉइल टेक्सचर किसको डिनोट करता है? तो साइज ऑफ द सॉइल मिनरल पार्टिकल को ये हमारा डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सैफ्रॉन, जिसका नाम होता है क्रोकस सटाइवस, केसर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्रोकस सटाइवस जो होता है वो हमारा केसर होता है। इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन, तो कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में वो प्रोड्यूस किया जाता है, लार्जली भारी मात्रा में ये हमारा जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस होता है। आगे बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द अर्थ सरफेस, कौन सा है? तो हमारा ट्रोपोस्फियर है, सबसे हलवा क्वेश्चन है ये। आगे बात करेंगे। इफ़ अ फार्मर वांट्स टू गिव वन इरिगेशन टू व्हीट क्रॉप देन एट वाट स्टेज ही शुड गिव दिस वन इरिगेशन, अ फार्मर वांट टू गिव वन इरिगेशन व्हीट क्रॉप, अब एक किसान है फसल में, अपने गेहूं की फसल में एक ही सिंचाई करना चाहता है, तो कौन सा स्टेज है जिसपे वो सिंचाई करेगा? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है वीट का इरिगेशन का वो होता है CRI, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, इस पर हमारा सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन एंड सेल इलोंगेशन ETC, तो कौन सा ऐसा है? तो ऑक्सिन के द्वारा हम एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन और सेल इलोंगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 80 नंबर का प्रश्न हमारा है। विच वन हैज़ हेल्प्ड इन द सक्सेस ऑफ जीरो टिलेज, हर्बिसाइड जो होता है वो हमारा हेल्प करता है किस में? तो जीरो टिलेज के सक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रॉस्ट डैमेज इन द क्रॉप इज ड्यू टू, क्यों होता है? फ्रॉस्ट, पाला जो होता है वो मारता है ना, कहते हैं कि पाला मार दिया, तो वो कुछ नहीं होता, सेल जो होता है ब्रेकअप हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर एक्सपेंशन, जो पानी होता है वो जम जाता है, उसके कारण से जो सेल होता है, जो जाइलम वाहिनिकाएँ होती हैं, वेसल्स होते हैं, वो फट जाते हैं और पौधा हमारा सूख जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाला मार दिया है। स्पेशली ये आलू में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे। एग्रोएस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो हमारा ग्रासेस का, अर्थात घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करेंगे। प्रूनिंग इन मोस्ट नीडेड फॉर, जो प्रूनिंग होती है हमारे टी के क्रॉप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
आगे बात करेंगे अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन टू मेन क्रॉप इज रिफर्ड एज। शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, दो मुख्य फसलें हैं, उसके बीच में हम बो दिए तो हमारी कैच क्रॉप होती है। ये उस कंडीशन में अडॉप्ट किया जाता है जो हमारी मेन फसल किसी कारणवश नष्ट होने की कगार पे होती है, तो उसके बीच में हम कोई कैच क्रॉप बो देते हैं और उस समय का यूटिलाइज कर लेते हैं और अपनी इनकम भी किसान कुछ बढ़ा लेता है। आगे बात करेंगे लार्जेस्ट रबी मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट। कौन सा है लार्जेस्ट रबी मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो हमारा होता है बिहार। बिहार जो होता है वो लार्जेस्ट रबी मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जाना जाता है। लार्जेस्ट रबी मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है हर एग्ज़ाम में। तो जो लार्जेस्ट रबी मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमारा बिहार है। सबसे ज़्यादा जो रबी मेज का प्रोडक्शन होता है वो हमारा बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग मैक्सिमम ग्राउंड नट प्रोडक्शन। कौन सा स्टेट है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है? तो हमारा गुजरात है, जहाँ पर सबसे अधिक ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है। आगे बात करेंगे द राइजोबियम स्पीसीज स्पेसिफिक टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ग्लाइसिन मैक्स। जो राइजोबियम ग्लाइसिन मैक्स, जो राइजोबियम स्पीसीज है मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्स करता है ग्लाइसिन मैक्स में, तो वो कौन है? तो बिल्कुल राइजोबियम जापोनिकम। ये जो हमारा होता है ग्लाइसिन मैक्स में नाइट्रोजन फिक्स करने वाला मेन बैक्टीरिया होता है। आगे बात करेंगे अ क्लाउड दैट अकर्स इन लो हाइट इन द एटमॉस्फियर इज ग्रुप्ड इनटू। क्लाउड जो होता है वो लो हाइट एटमॉस्फियर इज ग्रुप्ड इन, तो कौन सा है जो सबसे लोवेस्ट हाइट पर पाया जाता है हमारा? तो बिल्कुल जो स्ट्रेटस है वो हमारा सबसे लोवेस्ट हाइट पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड इज। जो ब्रीडर सीड होता है उसकी प्रोजेनी कौन है? तो फाउंडेशन सीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम द इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। इंड प्रोडक्ट क्या होता है जब किसी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है? तो हमारा ह्यूमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जो चाय का सबसे हाईएस्ट उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, वो कौन सा स्टेट है भारत का? तो हमारा असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक ऑफ फार्म बजटिंग इज। जो बेसिक होता है फार्म बजटिंग का वो हमारा होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा इन इंडियन मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज ऑक्यूपाइड बाई। जो कौन सा होता है टिट्रिकम एस्टिवम के द्वारा सबसे अधिक एरिया ऑक्यूपाई किया गया है हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 94 नंबर का प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर कम ऑयल सीड क्रॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सा ऐसा फसल है जो फाइबर कम ऑयल सीड क्रॉप के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल जो लीन सीड हमारा होता है वो फाइबर कम ऑयल सीड के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द प्राइम ऑयल सीड क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज। कौन सा प्राइम ऑयल सीड है जो भारत में ग्रो किया जाता है? तो हमारा ग्राउंड नट होता है। आगे बात करेंगे विच एमंग द फॉलोइंग कलर्स एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन। कौन सा कलर ऐसा होता है जो अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है? तो हमारा ब्लैक कलर जो होता है सबसे अधिक मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में सफिशियंट होता है। आगे बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या है? तो आइस फॉर्मेशन, आइस मेल्टिंग, सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग। जो मेन हमारा फैक्ट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। होता तो ये सब है बट मेन जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था, डोनाल्ड महोदय के द्वारा हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म डेवलप किया गया था। आगे बात करेंगे 99 नंबर के प्रश्न की राइस यील्ड आर हायर ड्यूरिंग ड्राई सीजन मेनली ड्यू टू हायर। क्या होता है? तो बिल्कुल वो हमारा राइट आंसर होता है सोलर रेडिएशन। जो राइस यील्ड है हायर होती है ड्यूरिंग ड्राई सीजन। क्यों होता है? क्योंकि सोलर रेडिएशन आराम से प्राप्त हो जाता है। आगे बात करेंगे द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड मस्टर्ड टाइप इन इंडिया। कौन सी मस्टर्ड की टाइप है जो वाइडली रूप से कल्टिवेटेड की जाती है भारत में, अर्थात भारतीय क्षेत्रों में? तो हमारा इंडियन मस्टर्ड जो है वो किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ जीरो टिलेज इज।
जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जीरो टिलेज का वो क्या होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, रो सरफेस इज क्लीन्ड ऑफ मल्च हो जाता है, वीड मैनेजमेंट बाय हर्बिसाइड के द्वारा भी हम कर लेते हैं, सीड प्लेस्ड इन प्रॉपर डेप्थ विथ गुड जर्मिनेशन। तो ऑल ऑफ दीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 102 नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न हमारा जो निकल करके आता है वो होता है C4 प्लांट नॉर्मली गिव मोर बायोलॉजिकल एड देन C3 प्लांट बिकॉज ऑफ। जो मोर होता है हमारा C4 प्लांट का वो लेस रिस्पायरेशन के कारण होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉमनली फॉलोड सॉइल पार्टिकल क्लासिफाइड इन इंडिया। कौन सा सॉइल पार्टिकल है जो कॉमनली क्लासिफाइड किया गया है भारत में, तो वो हमारा होता है USDA के द्वारा जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है वो भारत में किया गया है। आगे बात करेंगे द लाइट इंटेंसिटी एट विच मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज। जो 104 नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है द लाइट इंटेंसिटी एट विच मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज। तो बिल्कुल हमारा जो लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है उस पे सबसे अधिक होता है फोटोसिंथेसिस। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट अल्बिडो। लीस्ट अल्बिडो किस में पाया जाता है, तो वो हमारा पाया जाता है मॉइस्ट ब्लैक सॉइल में लीस्ट अल्बिडो पाया जाता है। आगे बात करेंगे 106 नंबर के प्रश्न की, विच पोर्शन ऑफ शुगर केन स्टॉक शुड नॉर्मली बी यूटिलाइज फॉर सीड सोविंग। जो शुगर केन का स्टॉक होता है उसे कितने भाग उसका यूटिलाइज किया जाना चाहिए सीड की सोविंग के लिए, अर्थात सीड सोविंग के रूप में, सेट्स के रूप में। तो हमारा टॉप 1/3 पोर्शन जो होता है वो सबसे सुपर होता है क्योंकि सुक्रोज की मात्रा इसमें अधिक होती है और जर्मिनेशन अच्छा होता है। 3/3 सेट का हम सोविंग करते हैं जनरली शुगर केन में, जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिल सके और क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी हो सके। बात करेंगे द प्रैक्टिस ऑफ फ्लशिंग आउट जर्मिनेबल वीट सीड बिफोर क्रॉप सोविंग इज कॉल्ड। जो फ्लशिंग आउट किया जाता है वीट सीड का जर्मिनेशन के पहले, जर्मिनेशन वीट बिफोर क्रॉप सोविंग, क्रॉप्स के बोने के पहले जो फ्लशिंग आउट किया जाता है घास के बीजों का, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेल सीड बेड। आगे बात करेंगे द ब्रिक्स वैल्यू इन शुगर कैन जूस गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ। जो ब्रिक्स वैल्यू होता है शुगर केन का, शुगर केन जूस का, वो क्या एस्टिमेट करता है, तो वो हमारा एस्टिमेट करता है टोटल सल्यूबल सॉलिड, जिसे हम लोग कहते हैं TSS। ब्रिक्स मीटर के द्वारा हमारा TSS का माप किया जाता है, जिसे हम लोग मेच्योरिटी ऑफ शुगर केन भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजिंग ऑफ सीड बिफोर सोविंग इज डन इन। तो किस में किया जाता है, डिफ्यूज़ किया जाता है, तो कॉटन में हमारा जो सीड होता है उसको डिफ्यूज़ किया जाता है बिफोर सोविंग, बोने के पहले। आगे बात करेंगे ग्राउंड वाटर टेबल इज मेजर्ड बाई। जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो हमारा किसके द्वारा मेज़र किया जाता है, तो हमारा पीजोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है ग्राउंड वाटर टेबल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पोर स्पेस आर फाउंड इन। जो मैक्सिमम पोर स्पेस होता है वो किस में पाया जाता है, तो हमारा क्ले सॉइल में पाया जाता है। आगे बात करेंगे 112 नंबर के प्रश्न की, विच प्लांट हैव C4 पाथवे या फोटोसिंथेसिस। तो वो हमारा होता है मेज। इसमें जो होता है हमारा C4 पाथवे और फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मोस्ट डोमिनेंट एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। जो C3 प्लांट का मोस्ट डोमिनेंट एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है रूबिस्को। रूबिस्को जो होता है वो C3 प्लांट का मेन एंजाइम होता है। आगे बात करेंगे विच वन इज पेट्रोकेमिकल क्रॉप। तो कौन सा है, जेट्रोफा। आप सभी लोग जानते होंगे बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से, इसीलिए इसे पेट्रोकेमिकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिविजुअल क्रॉप विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्रॉपिंग सिस्टम आर कॉल्ड एज। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट क्रॉप। क्या कह रहा है, इंडिविजुअल क्रॉप है विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में इंडिविजुअल क्रॉप को भी शामिल करना कंपोनेंट क्रॉप कहलाता है, या उस फसल को, जिस फसल को शामिल किया जा रहा है उसे कंपोनेंट क्रॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच वन इज नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप। तो कौन सा नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप होता है, तो सनफ्लावर जो हमारा होता है वो नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप होता है। आगे बात करेंगे ट्यूबर क्रॉप आर रीच इन। जो ट्यूबर क्रॉप होता है वो किस में रीच होता है, तो ट्यूबर में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। आई होप सो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, चूँकि अगर कुछ करना है तो इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा ना, और ये टोटल क्वेश्चन आपके पिछले ईयर के सिलेक्टेड है। आगे बात करेंगे
रिपीटेटिव ग्रोविंग ऑफ सम क्रॉप्स सेम क्रॉप्स ओवर सेवरल ईयर इज कॉल्ड। अगर रिपीटेटिव ढंग से हम सेम क्रॉप को सेवरल ईयर के पे हम करते हैं ग्रो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मोनोकल्चर कहा जाता है। आगे बात करेंगे ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट इज। तो जो नॉरिन होता है वो हमारा व्हीट ड्वार्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो डीजीवू जीन होता है ये राइस ड्वार्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो नीफ जीन है वो हमारा ज्वार के लिए होता है। ज्वार में टिफ्ट भी पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, द कंपाउंड दैट मेक्स लिनसीड ऑयल नॉन ईटेबल। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लिनसीड ऑयल को नॉन ईटेबल ऑयल बनाता है, तो हमारा लिनामेरीन, ये हमारा लिनसीड ऑयल का कंपोनेंट है। ये उपस्थित होने के कारण लिनसीड ऑयल को एडिबल ऑयल के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो वो है हमारा लिनामेरीन। आगे बात करेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड इज। तो कौन सा एग्जाम्पल है प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड का, तो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ऑर्गेनिक फेंस आर रेस्ड बाई। तो कैस्टर प्लांट के द्वारा हम ऑर्गेनिक फेंस, फेंस अर्थात बाड़ जिसे कहते हैं, फसल के चारों तरफ, क्षेत्र के चारों तरफ लगाते हैं, तो उसे कैस्टर प्लांट के द्वारा हम ऑर्गेनिक फेंस रेज्ड कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 123 नंबर के प्रश्न की। तो जिंक इज सप्लाइड टू द राइस क्रॉप एज बेसल डोज इन द फॉर्म ऑफ। जो जिंक होता है उसे हम सप्लाई कर सकते हैं धान के खेत में बेसल डोज में, किसके फॉर्म में, तो जिंक सल्फेट के फॉर्म में हम उसको जिंक को सप्लाई कर सकते हैं बेसल डोज के हिसाब से धान के खेत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करेंगे कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर सब्सिक्वेंट यूज इन ड्राई पीरियड इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होता है और स्टोरेज होता है वाटर का, वो सब्सिक्वेंट यूज इन ड्राई पीरियड, जो सूखा का समय होता है उसमें जो कलेक्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसेस विच इज वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज फर्दर यूज व्हेन नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप, देन यूज दैट वाटर विच इज स्टोर्ड बाय वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। बाद में यूज़ करने के लिए वाटर को संचित करना ही वाटर हार्वेस्टिंग है, हिंदी में भी समझ लो आप। आगे बात करेंगे 125 नंबर के प्रश्न की। कंटिन्यूअस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड बाई। जो बैरोग्राफ होता है इसके द्वारा हम लगातार जो वेरिएशन आते रहते हैं एटमॉस्फेरिक दबाव में, वायुमंडलीय दबाव में जो प्रेशर आते रहते हैं, उन सबको हम बैरोमीटर के द्वारा कंसीडर करते हैं। आगे देखेंगे 126 नंबर का प्रश्न हमारा है, द मेजर प्रोसेस विच प्लांट्स मीट देयर फास्फोरस एंड के रिक्वायरमेंट, अर्थात फास्फोरस और पोटास रिक्वायरमेंट, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो हमारा होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। आगे बात करेंगे द प्रोडक्ट फार्म्ड आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ ग्रीन प्लांट मटेरियल सो एज टू डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट टू 15% और लेस इज नोन एज, तो उसे हम लोग हे बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे व्हेन द फॉलोइंग मटेरियल इज अप्लाइड पोटास अवेलेबिलिटी इन द सॉइल इज डिक्रीज। जब लाइम को हम अप्लाइड करते हैं तो जो हमारा के अवेलेबिलिटी होती है अर्थात पोटास अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, अर्थात घट जाती है। जब भी हम खेत में चूने का प्रयोग करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके खेत से पोटास की मात्रा की कमी होने वाली है। आगे बात करेंगे 129 नंबर के प्रश्न की, द स्टडीज ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू सॉइल एंड क्लाइमेट। जो प्लांट का अध्ययन सॉयल और क्लाइमेट को ध्यान में रख करके किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। आगे बात करेंगे अवेलेबल मॉइस्चर लाई इन बिटवीन फील्ड कैपेसिटी 1/3 बार एंड PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसे बोलते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है वो हमारा लाई करता है किसके किसके बीच में रहता है वो, तो वो रहता है फील्ड कैपेसिटी जो 1/3 बार तक होती है, और PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में अवेलेबल मॉइस्चर हमारा लाई करता है। आगे बात करेंगे 131 नंबर के क्वेश्चन की, अ मार्केट गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। जो मार्केट होता है वो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइड किया जाता है, तो उसे कौन सा मार्केट हम कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। आगे बात करेंगे हम इन लेग्यूम्स रेड कलर ऑफ रूट नोड्यूल्स इज एट्रीब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ, तो कौन सा होता है, तो हमारा लेग हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है, रेड कलर होता है रूट नोड्यूल्स का, किसमें, लेग्यूम के क्रॉप में, वो उपस्थिति किसकी होती है, तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
आगे बात करेंगे शुगर केन जोन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट शुगर रिकवरी इज। तो कौन सा जोन है जो हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग जोन के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा होता है सेंट्रल जोन में हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूस होता है। आगे बात करेंगे 134 नंबर के प्रश्न की। अ सॉइल हैविंग पीएच 8 EC 12 DS प्रति मीटर और एंड SAR शार्क वैल्यू होता है, ये 3 है, विल बी कैटेगराइज्ड एज। तो इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो उसे सैलाइन सॉइल के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर pH 8 है, EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 12 है और सार वैल्यू जो है हमारा 3 है, तो हमारा सैलाइन सॉइल होता है। आगे बात करेंगे 135 नंबर के प्रश्न की। जनरल प्रैक्टिस ऑफ क्रॉपिंग अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज रिफर्ड एज। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग। आगे बात करेंगे हम लोग क्रॉप रेज्ड टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नेचर एंड आल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द क्रॉप इज कार्ड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नर्स क्रॉप। आगे बात करेंगे हम लोग नर्स क्रॉप का, एक बार फिर से आपको समझा दें। क्रॉप रेज टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप, जो फसल मेन फसल को बचाने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट मतलब समझ ना, प्रतिकूल स्थिति में, ऑफ नेचर, नेचर के प्रतिकूल स्थिति में, आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द क्रॉप इज कार्ड। जैसे होता है ना प्रोटेक्ट क्रॉप, नर्स क्रॉप होता है जैसे, तो वही हो जाएगा हमारा नर्स क्रॉप। आगे बात करेंगे द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। जो मोस्ट कॉमन मेथड इरिगेशन का है वो भारत में कौन सा है? तो वो हमारा चेक बेसिन होता है। आगे बात करेंगे हम लोग द रेशियो बिटवीन क्रॉप ईटी एंड पैन ईटी वेयर द क्रॉप इज रेज्ड ऑन अ लार्ज स्केल अंडर ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशन इज कॉल्ड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रॉप कोफिशिएंट। आगे बात करेंगे by making use of non-commercial portion of the crop for the protection or soil improvement activities is called as। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अ ग्रीन मेन्योर्स कम फाइबर कम माइनर फॉडर क्रॉप इज। ग्रीन मेन्योर के रूप में भी होता है, फाइबर के रूप में होता है, माइनर फॉडर क्रॉप के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो कौन सी फसल है? तो हमारी सन हेम्प फसल वो होती है। आगे बात करेंगे 141 नंबर के प्रश्न की। ग्रोइंग ऑफ 5 डिफरेंट क्रॉप, ठीक है, 5 फसल को किया जा रहा है विथ डिफरेंट कैनोपी, ठीक है, लेवल इन कोकोनट बेस्ड FS इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? तो मल्टी प्लेस्टरॉयड, इसे हम लोग कर सकते हैं मल्टीपल स्टोर्ड क्रॉपिंग, इस या फिर इसे भी अगर हम मिला के पढ़ें तो मल्टीप्लेस्टेरॉयड क्रॉपिंग भी कहा जाता है। मल्टीपल स्टोराइड क्रॉपिंग इसे कहते हैं। आगे बात करेंगे मैच करने वाला। यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 8 क्वेश्चन आपको अच्छे अंक दिलाते हैं। आगे बात करेंगे हेलियोफाइट। हेलियोफाइट जो है हमारा वो किससे संबंधित है? तो हेलियोफाइट हमारा जो है वो सन लविंग प्लांट से संबंधित है। हेलियोफाइट सन लविंग प्लांट से संबंधित होता है। और वहीं बात किया जाए यदि हमारा हाइड्रोफाइट का, तो हाइड्रोफाइट जो हमारा होता है वो होता है प्लांट टोलरेंट टू सैलाइन कंडीशन। बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना नहीं भूलिएगा। इसका ये है हाइड्रोफाइट का हमारा प्लांट टोलरेंट टू सैलाइन है। और वहीं यदि हम बात कर लें तो हेलोफाइट क्या होता है? हेलोफाइट जो हमारा होता है वो होता है, सॉरी मिस हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ, देख लीजिए। हेलियोफाइट, हेलियोफाइट का हमारा हो जाएगा सन लविंग प्लांट, ठीक है। अब जो हमारा हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट हमारा हो जाएगा वाटर लविंग प्लांट। और जो हमारा तीसरा है हेलोफाइट वो हो जाएगा प्लांट टोलरेंट। और जो हमारा चौथा है, चौथा हो जाएगा ये सीओफाइट है। सीओफाइट का हो जाएगा सेड लविंग प्लांट, जो होते हैं उन्हें सीओफाइट के अंतर्गत रखा जाता है। और जो पांचवा है जीरोफाइट, जीरोफाइट जो हमारा होता है वो ग्रोन इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग बात करेंगे, मैच करेंगे 143 नंबर का प्रश्न है हमारा। तो जो इसमें कार्बन है, कार्बन का मैच हमारा होगा बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन के रूप में। और वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे का, तो दूसरे का हमारा जो मैच होगा नाइट्रोजन का, वो होगा वेजिटेटिव ग्रोथ से। और तीसरे का मैच अगर हम फास्फोरस का करेंगे, तो फास्फोरस का मैच हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र के रूप में आएगा। और वहीं अगर हम बात लोग करेंगे चौथे का, तो चौथे का जो हमारा है कॉपर क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है कॉपर। और वहीं पाँचवें का बात करेंगे, तो पाँचवें का हमारा मॉलिब्डेनम का क्या काम है, तो मॉलिब्डेनम का जो कार्य होता है वो हमारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 144 नंबर का प्रश्न हमारा रहा। 144 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट और लोकेशन बताना है। ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है और ये उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो जो SBI है, SBI हमारा कहाँ पर स्थित है, तो SBI हमारा जो स्थित है वो कोयम्बटूर में स्थित है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और वहीं अगर बात करें हम दूसरे की RASRI, तो ये हमारा जो स्थित है वो न्यू दिल्ली में है। और वहीं बात करें तीसरे की CSWRI, तो ये हमारा अविका नगर में है। और वहीं चौथे की बात करें CIMAP, तो हमारा लखनऊ में स्थित है ये। आगे बात करेंगे पाँचवें का CFTRI, तो हमारा मैसूर कर्नाटक में स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कल्चरल टिलेज है एक्टिविटी है और मेन पर्पज है, उसका क्या पर्पज होता है, 145 नंबर का प्रश्न है। तो पहला जो हमारा साइलेजिंग है, साइलेजिंग का क्या कार्य है, तो हमारा ये क्या करता है, प्रिजर्वेशन फॉर लेटर यूज, साइलेज बना करके उसको हम लेटर यूज के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। और वहीं अगर बात करें हम इंटरकल्चर की, इंटरकल्चर का क्या वर्क होता है, तो वीड कंट्रोल इंटरकल्चर का किया जाता है। और वहीं बात करें हम तीसरा जो हमारा मल्चिंग है, मल्चिंग का क्या होता है, तो कवरिंग सॉयल सरफेस होता है। और वहीं बात करें हम चौथे की पडलिंग क्यों करते हैं, तो पडलिंग हम करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर के लिए। और वहीं बात करें हम पाँचवें की टॉपिंग एंड सकरिंग, टॉपिंग एंड सकरिंग जो होता है वो हमारा होता है इम्प्रूव साइज बॉडी एंड क्वालिटी के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच क्रॉप है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही गौर से देखिएगा क्या होता है। तो जो बात करेंगे हम लोग फर्स्ट वाला जो हमारा चिक पी है, चिक पी का जो क्रिटिकल स्टेज होता है फ्लावर इनिशिएशन पॉड फिलिंग। और वहीं बात करें यदि हम मेज की, तो मेज का जो हमारा होता है वो सिल्किंग कॉप डेवलपमेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन होता है। और वहीं बात करें यदि हम शुगर केन की, तो शुगर केन का जो हमारा होता है वो इमरजेंस टीलर फॉर्मेशन एंड स्टेम इलोंगेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा शुगर केन से। और वहीं बात करेंगे चौथे की ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट का जो हमारा है वो क्रिटिकल स्टेज होता है पेगिंग टू पॉड फॉर्मेशन तक। और वहीं बात करें यदि हम पीजन पी की, तो उसका जो होता है प्री फ्लावरिंग फ्लावरिंग, ये दो स्टेज होते हैं इसके इरिगेशन के। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो तो वही है, काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई नहीं, 3 क्वेश्चन और है। ग्रोथ रेगुलेटर है और यूज है, क्या किस ग्रोथ रेगुलेटर का क्या यूज होता है। तो जो पहला हमारा है कॉटन डिफोलिएंट, इसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो इसमें हमारा ABA इन एब्सिसिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कॉटन डिफोलिएंट के लिए। और वहीं पे यदि हम बात करेंगे प्लांट सेल इनलार्जर के लिए, तो प्लांट सेल इनलार्जर के लिए हमारा इंडोलेस्टिक एसिड इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेकिंग ऑफ डार्मेंसी की बात किया जाए, तो हमारा ब्रेकिंग ऑफ डार्मेंसी काइनेटीन के द्वारा किया जाता है। और जो चौथा हमारा है वो शक्कर कंट्रोल इन टोबैको, तो वो किसके द्वारा, तो मैलेक हाइड्राजाइड, मैलेक हाइड्राजाइड के द्वारा शक्कर कंट्रोल इन टोबैको में किया जाता है। और वहीं बात करें यदि ड्वार्फिंग इन वीट की, तो साइकोसिल के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, वीड है उसका बॉटेनिकल नेम है, किस वीड का क्या बॉटेनिकल नेम होता है, 48 नंबर का प्रश्न है। पहला हमारा है पंक्चर वाइन, ये घास है, वाइन मतलब दारू मत समझ लीजिएगा, शराब मत समझिएगा, गंदी बात। जो पंक्चर वाइन होता है, पंक्चर वाइन घास है, इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो हमारा है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। आगे बात करेंगे हम लोग
दूसरा हमारा है लोरेंथस, जिसे हम लोग बांदा बोलते हैं। तो लोरेंथस का क्या हो जाएगा, लोरेंथस का हमारा हो जाएगा डेंड्रोप्थी फाल्केटी, ठीक, डेंड्रोप्थिया फाल्केटी। आगे बात करेंगे तीसरे की, तो कॉर्न ग्रास या कॉकल भी इसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा एग्रोस्टेमा गिथैगो। आगे बात करेंगे चौथे की, बाइंडवीड का, तो बाइंडवीड का हमारा होता है कन्वॉल्वुलस एर्वेंसिस। आगे बात करेंगे पांचवें का, जॉनसन ग्रास का क्या होता है, तो सोरघम हेलिपेंस होता है इसका बॉटेनिकल नेम। बिल्कुल सीक्वेंस से है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलते हैं, आगे बात करेंगे फर्टिलाइजर और एन कंटेंट की, अर्थात किस फर्टिलाइजर में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हमारा सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है, तो CAN में हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो 25% पाया जाता है। और वहीं बात करेंगे हम एनहाइड्रस अमोनिया की, तो एनहाइड्रस अमोनिया में हमारा 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। और वहीं बात करेंगे हम लोग यूरिया की, तो यूरिया में हमारा 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और बात करेंगे हम लोग अमोनियम सल्फेट की, तो अमोनियम सल्फेट में हमारा 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। और बच गया अमोनियम नाइट्रेट, तो उसमें 33% नाइट्रोजन पाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हर्बिसाइड और केमिकल ग्रुप। कौन सा हर्बिसाइड किस केमिकल ग्रुप से आता है, तो जो पहला हमारा नाइट्रोफेन है वो आता है हमारा डाइफेनाइल ईथर के ग्रुप से आता है। और जो दूसरा हमारा है आइसोप्रोट्यूरान, वो हमारा आता है बेंजोइक एसिड से। सॉरी नाइट्रोफेन जो होता है वो हमारा आता है डाइफेनाइल ईथर के द्वारा। और जो दूसरा हमारा आइसोप्रोट्यूरान है वो आता है यूरिया के ग्रुप में। और जो तीसरा है हमारा प्रोफेन, वो आता है बेंजोइक एसिड के ग्रुप में, प्रोफेन आता है। और चौथा जो हमारा होता है पेंडीमेथिलीन, वो आता है डिनिट्रोएनालीन में, इसके ग्रुप में। और जो पांचवा हमारा क्लोराम्बिन जो हमारा होता है वो फेनिल के ग्रुप में आता है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, बट जो भी पूरा वीडियो देख लेगा सफलता उसके कदम चूमेगी। और हमारी आपकी सफलता ही हमारा परम उद्देश्य होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपका अपना चैनल ICR नेट एकेडमी तुरंत सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही ताज़े तरीन वीडियो के लिए, सॉल्व पेपर के लिए, अच्छी तैयारी के लिए आज ही जुड़ जाइए। पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ICR नेट एकेडमी।